नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले आधे घंटे आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और अहम खबरें। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कल से नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो रही है और उससे पहले ही सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को एक तरह से सौगात, एक तरह का तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है? वित्त मंत्रालय ने कई बचत स्कीम्स में मिलने वाले ब्याज दर को बढ़ाया है। सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में भी ब्याज दर बढ़ी है। वहीं किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस की जो बचत योजनाएं हैं उसमें भी इस तरह के ब्याज में इजाफा हुआ है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वालों को भी ज्यादा ब्याज मिलेगा। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए इन बचत योजनाओं के ब्याज दर में 10 से 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। हालांकि पीपीएफ के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रकाश, लगातार हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल बचत की योजनाएं हैं, परंपरागत बचत के जो तमाम विकल्प हैं, उनमें जो है वो इस तरह की ब्याज दरों का इजाफा और एक बार फिर सरकार ने एक बड़ा तोहफा आम बचत योजनाओं के लिए दिया है। जी बिल्कुल। और इस बात के कॉन्टेक्स्ट में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें उस पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि आप देखिए इस वक्त आपके लोन पर भी जो ब्याज दरें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। हर तरह के लोन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। एफडी पर भी बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। उसी को ध्यान में रखते हुए इन लाइन विद दैट उसको उससे लिंक करने के मकसद से सरकार ने ये घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 30 जून 2023 पीरियड में आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जो ब्याज दरें हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। कौन कौन से स्कीम्स में कितनी बढ़ोतरी होगी उसकी पूरी लिस्ट आप बता रहे थे। इसके अलावा एक और अहम मसला है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आप देखिए कि आपके पीएफ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी बढ़ोतरी करने का फैसला किया। हालांकि मामूली बढ़ोतरी ही की गई, 0.05% की, इसको बढ़ाकर 8.15% कर दिया गया, लेकिन बढ़ोतरी की गई। ऐसे में ये ज़रूरी था कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसको भी अट्रैक्टिव बना कर रखा जाए। जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने भी निवेश किया है, उनको इस पर ज़्यादा ब्याज मिले। उस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि जो सब्सक्राइबर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको राहत दी जाए। और महंगाई के दौर में जब दूसरी जो स्कीम्स हैं उसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, तो जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उस पर भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। जी प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर के सिलसिले में मैं आपके पास लौटूंगा। दरअसल पीपीएसी ने घरेलू नेचुरल गैस के दाम तय कर दिए हैं। नॉर्मल फील्ड से निकलने वाली गैसों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं आखिर ये पूरी खबर है क्या? देखिए, जो अभी का फॉर्मूला है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय हर साल 2 बार डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो नेचुरल गैस होते हैं, यानी कि देश के अंदर ही जिन नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कीमतें निर्धारित करती है। और इसकी जो म्याद है वो 31 मार्च 2023 को, यानी कि आज ख़त्म हो रही थी, और 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में नए प्राइस रेजिम की घोषणा होनी थी। लेकिन इसमें एक पेंच ये आ रही थी कि किरीट पारिख कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी है, और जिसमें कि सिफारिश ये की गई है कि नए फार्मूला के हिसाब से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस की कीमतें तय होंगी। लेकिन उसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल ज़रूरी था। ये कैबिनेट प्रपोजल जो है ऑलरेडी भेजा गया है, इस पर चर्चा भी हो गई है, लेकिन कैबिनेट की बैठक आज नहीं हुई और किरीट पारिख कमेटी की सिफारिशों पर मंजूरी नहीं मिल पाई। लिहाजा अब ये देखने वाली बात थी कि क्या सितंबर तक नई कीमतें लागू होंगी, या फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट पेट्रोलियम मंत्रालय करेगा ताकि इस वक्त जो है कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लिया जाए और कीमतें निर्धारित की जाए। अब जो पीपीएसी ने ऑर्डर जारी किए हैं उसके हिसाब से 1 अप्रैल से कीमतें तो लागू होंगी,
लेकिन वो प्रोविजनल ऑर्डर होगा। मतलब ये कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस जो कि नॉर्मल फील्ड से निकल रहे हैं उसमें कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। $8.57 पर MMBTU कीमतें अभी भी थी, कल से भी $8.57 पर MMBTU कीमतें रहेंगी। इसके अलावा डिफिकल्ट फील्ड से जो गैस निकल रही हैं उसमें कुछ कटौती की गई है। इस वक्त $12.46 पर MMBTU कीमतें हैं, उसको घटाकर $12.12 पर MMBTU कर दिया गया है। लेकिन ये ऑर्डर प्रोविजनल है, अल्पकालिक है। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक लागू नहीं है। ये ऑर्डर तब तक है जब तक कि किरीट पारिख कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट अप्रूव नहीं कर लेती है। मान लीजिए अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है और किरीट पारिख कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट अप्रूव कर लेती है, उसके बाद इस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, उसके बाद PPAC एक नई दर जारी करेगी और वो दर जो है नई सिफारिशों के हिसाब से की जाएगी। तो अल्पकालिक रूप से पेट्रोलियम मंत्रालय ने दरें जारी कर दी हैं क्योंकि कैबिनेट अप्रूवल अभी नहीं मिली थी। बहरहाल स्थिति ये है कि नॉर्मल फील्ड से निकलने वाले गैस पर जो दरें हैं वो $8.57 पर MMBTU और डिफिकल्ट फील्ड से निकलने वाली जो नेचुरल गैस है उस पर जो दरें होंगी वो $12.12 पर MMBTU होंगी। जी बिल्कुल। और प्रकाश, एक के बाद एक से बड़ी खबरें और ख़ास खबरें आपके पास हैं, और एक और अहम खबर है जिसके सिलसिले में दोबारा आपके पास आऊँगा। और ये खबर है, सरकार भारत गोल्ड माइंस के एसेट को मोनेटाइजेशन के लिए तेज़ी से इस पर काम कर रही है। इसके लिए SBI कैप को एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हो। प्रकाश, बताएं पूरी खबर क्या है। देखिए, एक कंपनी है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। हालांकि ये कंपनी बंद हो चुकी है लेकिन इसके पास काफ़ी असेट्स हैं और 2001 में फाइनेंशियल अनवायबिलिटी को देखते हुए इस कंपनी को काफ़ी घाटा हो रहा था। उसको देखते हुए सरकार ने इस कंपनी को बंद कर दिया था, लेकिन इसके पास काफ़ी असेट्स हैं। लिहाजा इसके इन संपत्तियों का मोनेटाइजेशन कैसे हो इसके बारे में लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक बड़ी सफलता सरकार को नहीं मिली थी। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत आती है, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। अब जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है और मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से SBI कैप को ट्रांजैक्शन एडवाइज़र नियुक्त किया गया है, जो कि इस बात के तौर तरीके BGML को बताएगी कि कैसे बेहतर वैल्यू उसको असेट्स पे मिले, कैसे जो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया हो तय समय पर पूरा किया जाए। जानकारी के हिसाब से जो प्रोसेस्ड ओर हैं BGML के पास, उसका बेटर वैल्यू कैसे मिले, ये SBI कैप की पहली प्राथमिकता होगी। जहाँ तक दूसरे असेट्स की बात करें तो उसके हिसाब से BGML जो है MSTC के जरिए जो उसके असेट्स हैं उसकी ऑक्शनिंग कराएगी। अनप्रोसेस्ड ओर की बात करें तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से NMDC को ये निर्देश दिया गया है कि BGML के पास जो अनप्रोसेस्ड ओर है वो उसका टेक ओवर करेगी, लेकिन इसके लिए शर्तें ये है कि जो लीज है BGML के पास वो एक्सपायर हो गया हो, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने वो जो लीज है BGML को ऑक्शन रूट के जरिए आवंटित किया हो। ये शर्तें हैं। अगर ये शर्तें फुलफिल होती है तो NMDC BGML के अनप्रोसेस्ड जो ओर हैं उसको एक्वायर कर लेगी। जहाँ तक उसके पास लैंड एसेट्स है उसका सवाल है, क्योंकि काफ़ी ज़मीनें हैं, उस पर फैसला हो गया है और ये रिजोल्यूशन निकला है कि BGML के पास जो लैंड एसेट्स है उसको रेलवे को ट्रांसफ़र किया जाएगा और रेलवे उसका इस्तेमाल नए रेलवे लाइन बिछाने पर करेगी। एक तरीके से एक बड़ा कदम है असेट मोनेटाइजेशन, जो कि सरकार की इस वक्त प्राथमिकता है, उस दिशा में एक बड़ी पहल इस वक्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इन तमाम खबरों पर खास जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज इस वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है, कल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर में आखिर क्या बदलेगा, बता रही हैं हमारी सहयोगी कविता। आपकी जो आर्थिक जिंदगी है ना, 1 अप्रैल से आपके बचत, खर्च, निवेश को लेकर किस तरह से बदलने वाली है, उसका पूरा ब्यौरा आपको मैं देने वाली हूं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करती हूं नई टैक्स व्यवस्था की। न्यू टैक्स रेजीम जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अच्छा, आपने अभी करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने तुरंत प्रभाव से बैठ जाना है कि आपको पुराने टैक्स रेजीम में रहना है या नए में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि अगर आपने ये फैसला नहीं किया, ये कैलकुलेशन नहीं की है, तो 1 अप्रैल से आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है नई टैक्स व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। यानी अगर आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहना है तो इसका बाकायदा आपको चुनाव करना होगा। तो इसीलिए
कैलकुलेट करें, देखिए आपके पैसे कहाँ कितने बच रहे हैं, उसके मुताबिक आप टैक्स व्यवस्था का चुनाव करें। नई टैक्स व्यवस्था में जो बड़ा बदलाव हुआ है, बजट में हमने देखा कि काफ़ी टैक्स पेयर फ्रेंडली बदलाव इंट्रोड्यूस किए गए, इसको और थोड़ा सा टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया गया है। उसमें 87A के तहत जो आपको रिबेट मिलता है, 7 लाख की आय को इसको बढ़ा दिया गया है और इसमें आपकी जो रिबेट का जो अमाउंट है वो 25,000 है, 25,000 रुपये है, जबकि आपकी पुरानी टैक्स व्यवस्था में उसको जस का तस रखा हुआ है 5 लाख पे 12,500। अच्छा, गाड़ियाँ खरीदना आपके लिए देखिए बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो गाड़ियों बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने दाम जो है बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो 10 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर आपको कैपिटल गेंस भी देना होगा। अच्छा, कैपिटल गेंस की हम बात कर ही रहे हैं तो 1 अप्रैल से अगर आप अपनी फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी को ई ज्वेलरी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो आपको कोई कैपिटल गेंस नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन एक चीज़ जो कि अभी अभी हमने देखा है कि इंट्रोड्यूस हुई है, वो है डेट म्यूचुअल फंड में LTCG और इंडेक्सेशन का बदलाव। जी हाँ, अब तक क्योंकि हम सब जानते थे कि डेट म्यूचुअल फंड्स अपने इस बहुत बढ़िया फीचर की वजह से अट्रैक्टिव हुआ करते थे, आकर्षक हुआ करते थे, वो फीचर अब नहीं रहेगा। यानी आपके जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप FD लगा लीजिए या आपके जितने पारंपरिक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है वो अब सब एट पार हो गए हैं डेट म्यूचुअल फंड के, क्योंकि अभी LTCG इंडेक्सेशन बेनिफिट 1 अप्रैल से आपको इन पर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन बिक्री पर STT जो है आपको 25% देना पड़ेगा। रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट सीमा जो है 3 लाख से बढ़ाकर सीधा 25 लाख कर दी गई है। इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर इस योजना का आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है, क्योंकि यहाँ पर जो सीमा है वो 15 से बढ़ाकर अब कर दी गई है 30 लाख रुपए। तो जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इस स्कीम में कमाई मिलने की गुंजाइश दिखाई दे रही है, खासतौर से रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपको पार्क करना है, फ़ायदा उठाना है, तो आपके लिए अब ज़्यादा डिपॉजिट करने का मौका मिल गया है। NSE ट्रांजैक्शन चार्ज अगर हम देखें तो 6% की यहाँ पर बढ़ोतरी जो की गई उसको वापस लिया जाएगा। अच्छा, EPFO में 2.5 लाख से ज़्यादा डालने पर आपको टैक्स लगेगा। और इतना ही नहीं, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करें ना, तो 1 अप्रैल से अगर आप महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसका प्रीमियम जो है वो 5 लाख के ऊपर जा रहा है, तो उस पर जो है आपको अब टैक्स देना पड़ेगा, उसकी कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों के कमीशन अब EOM सीमा के अंदर ही होंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि रेगुलेटर की तरफ से आता हुआ हमने देखा है और लागू भी हो जाएगा। एक्सरे मशीन इंपोर्ट करते हैं तो 15% अब उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी वो महंगा हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में अगर हम देखें तो जीती हुई रकम जो है उस पर आपको TDS देना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमाई आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं वो 12% तक महंगी हो जाएंगी। ये एक ज़रूरी खबर वो तमाम लोगों के लिए जो कि आवश्यक दवाओं के लगातार ख़रीदार हैं। और इतना ही नहीं, सिगरेट, पान मसाला, अन्य तंबाकू के जो उत्पाद हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर अगर आप ज़्यादा सफ़र करते हैं तो आपका जो टोल टैक्स है वो लगभग 18% तक पहुँच जाएगा। तो ये है वो कुल मिला के बदलाव जो आपकी आर्थिक जिंदगी पर असर डाल सकते हैं 1 अप्रैल से। तो ये हैं वो बदलाव जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। इधर मार्च ऑटो बिक्री के अनुमान कैसे रह सकते हैं, हमारी सहयोगी सृष्टि इस पर रोशनी डाल रही है। तो मार्च ऑटो बिक्री के अनुमान की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेगमेंट वाइज क्या कुछ हम उम्मीदें लगा के चल रहे हैं। सभी सेगमेंट्स में से देखें तो एक बार फिर जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो लीड करता हुआ नजर आएगा, आउट परफॉर्म करने की उम्मीद हम जता रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड थी वो अंडरलाइंग डिमांड कई समय से मजबूत ही हम देख रहे हैं। बट इस बार आने वाले कुछ ही दिनों में हम जानते हैं जैसे कि व्हीकल के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, जो नए RDE नॉर्म्स किक इन होंगे उसके चलते जितनी भी कमर्शियल व्हीकल के प्राइजेस हैं वो लगभग 5% तक बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते काफ़ी सारी प्री बाइंग होती हुई हमने मार्च के महीने में देखी है। तो इस फैक्टर के चलते हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में महीने दर महीने देखें तो डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जैसा कि हम हाईलाइट कर ही रहे थे कि कई सारी कंपनीज की जो इंक्वायरी लेवल्स हैं, फुटफॉल्स हैं, वो कम हो रही हैं। इस बार फेस्टिव सीजन में भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला, जिसके चलते सेल्स
सेल्स जो है नॉर्मलाइज्ड होती हुई, और अगर साल दर साल या महीने दर महीने कंपेयर करें तो कुछ बहुत सब्सटैंशियल ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। वेटिंग पीरियड भी कम हो रहे हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में एक बात का सहारा कह लीजिए या फिर एक बात की राहत ये है कि जो अर्बन डिमांड है वो कहीं ना कहीं अभी भी मजबूती के साथ होल्ड कर रही है। हालांकि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ये दोनों के ही नंबर्स एक्सपोर्ट्स में अभी भी पिटते हुए नजर आएंगे। और आखिरी में नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में जिस तरीके की अनसीजनल रेनफॉल हुई उसका इम्पैक्ट हम ट्रैक्टर बिक्री पे आते हुए देख सकते हैं। जितनी उम्मीद थी उतना सेल्स नहीं देखने को मिला है, ऐसा फिलहाल डीलर्स हाईलाइट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर नंबर्स के बारे में, तो मारुति सुजुकी, M&M और टाटा मोटर्स इन तीनों में से देख लीजिए तो महीने दर महीने सबसे अच्छी ग्रोथ जो है मारुति सुजुकी माफ कीजिएगा M&M ऑटो की आती हुई दिखेगी। इसके अलावा आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड इन तीनों के जो कमर्शियल व्हीकल आर्म्स में, इसमें से देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ है वो आयशर मोटर्स VECV दिखा सकता है, जिसमें लगभग 9,400 के आसपास यूनिट्स बिकती हुई नजर आएंगी। वहीं टाटा मोटर्स के लिए नंबर 45,000 के आसपास है और अशोक लेलैंड 21,500 यूनिट्स बेच सकता है। टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प से उम्मीद है कि 4.6 लाख यूनिट बेचेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स लगभग 2.8 लाख यूनिट्स बेचते हुए चल सकते हैं। वहीं आयशर मोटर्स, हालांकि कई सारी गाड़ियों की जो वेटिंग पीरियड है वो रॉयल एनफील्ड के लिए कम ज़रूर होती हुई नजर आई है और जिसके चलते प्रोडक्शन भी बढ़ा है। 73,000 से ज़्यादा यूनिट की हम उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में एस्कॉर्ट्स और M&M से डबल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद है। एस्कॉर्ट्स में 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स इस बार बिकती हुई नजर आनी चाहिए। वहीं M&M में हम उम्मीद कर रहे हैं 30,500 के आसपास ये आंकड़ा रहेगा, तो नजर रहेगी इन सभी आंकड़ों पर। बढ़ते आगे, रुपए में इंटरनेशनल लेन देन और निर्यात बढ़ाने पर सरकार का पूरा फोकस है। आज जारी की गई नई व्यापार नीति में इसका खास तौर पर जिक्र किया गया है। एक साल भारत का एक्सपोर्ट 700 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने की उम्मीद जताई गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश ट्रेड पॉलिसी का ऐलान किया। इससे ग्लोबल ट्रेड में गिरावट के बीच एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई विदेश व्यापार नीति में और क्या है खास, इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से बात की। What is going to be the focus point of the new foreign trade policy? The new foreign trade policy 2023 was much awaited and we are happy to launch it today. The biggest thing that this new FTP provides our exporters and importers is the policy certainty, because there have been a very long decade for which India was going through this policy uncertainty. So this stability and this certainty and this continuity would go a long way in addressing the concerns of our exporters, and India would be able to ensure the participation and contribution of exports in its transition from a developing to a developed country in the Amrit Kal. मैम, एक गुड्स एक्सपोर्ट में तो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट लगातार शानदार प्रदर्शन करता आ रहा है। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आपको क्या लगता है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कितना और मदद मिलेगी, और खासकर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पे जो फोकस बना हुआ है इसको लेकर के आपका क्या कहना है? Well, the existing foreign trade policy from 2015 to 2020, it has contributed to an illustrated export performance. In 2021-22, we achieved a figure of overall exports of $676 billion. And this year too, we are compiling our figures. We will be able to cross $760 billion. And the new policy, the new FTP that we have today will further help the exporters to even perform better than the current year and the last year. And merchandise, our share in the total world exports will increase with time, and services we already have 4%, that will also increase, but in merchandise also it will increase from 1.8% currently to more in the coming years. और चलिए अब बात फरवरी में आए कोर इंडस्ट्रीज के आंकड़ों की कर लेते हैं। फरवरी महीने में 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 6% का इजाफा दर्ज किया गया। क्रूड को छोड़कर सभी सेक्टर्स में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई। जनवरी में यह दर 7.8% रही थी। सालाना आधार पर बात करें तो कोयला उत्पादन 8.5% बढ़ा, जबकि नेचुरल गैस उत्पादन में 3.2% का इजाफा देखने को मिला। फर्टिलाइजर उत्पादन में 22.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि स्टील उत्पादन 6.9% बढ़ा। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के आखिरी दिन बाजार में जोरदार तेजी दिखाई दी।
निफ्टी ने 279 अंक चढ़कर 17,360 पर यह बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 1000 अंक से ज्यादा का उछाल नजर आया। निफ्टी बैंक भी 698 अंक की तेजी पर बंद हुआ। इसी के साथ इस महीने की बात करें तो निफ्टी ने पिछले 3 महीने की गिरावट को पीछे छोड़ इस महीने 0.3% की तेजी कायम की। हालांकि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार चौथे महीने की गिरावट के साथ बंद हुए। और अब बात कोरोना की। देश में लगातार दूसरे दिन 3000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3095 मामले सामने आए। कल यही जो कोरोना के केसेस थे वो 3016 थे। और दिल्ली में कोरोना के केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन हालात चिंताजनक नहीं है, यह कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम केजरीवाल ने आज अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना पर घबराने की नहीं बल्कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने टेस्टिंग और सरकारी अस्पतालों में सरकार की तरफ से पूरी तैयारी होने की बात कही। दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 ही केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं, उनमें 2 डेथ्स परसों हुई थी और 1 डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। अभी इस वक्त जितने भी हमारे केसेस पॉजिटिव आते हैं 100% केसेस की हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। उसका हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी नया वेरिएंट अगर निकल के आए तो हमारे को पहले से पता चल जाए कि कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है। तो 100% केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट आ रहा है वो है XBB 1.16। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को अगर हम देखें तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जरा वो भी जान लेते हैं। देखिए, ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद ये ठंडक के जो मंथ्स होते हैं, इन मंथ्स में प्रायः सभी वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और उसमें ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। तो शुरू में तो हम यही मान रहे थे कि ये सब फ्लू है और उसमें वो H3N2 का नाम लिया जा रहा था कि वो वाला वायरस है जो इस बार फ्लू लाइक सिम्टम्स कर रहा है, जिसमें फीवर काफ़ी जोर का था और खांसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और खांसी काफ़ी दिनों तक परसिस्ट कर रही थी। बट उसके साथ साथ लोगों ने जब टेस्टिंग, तो उस समय क्योंकि हम इसको कुछ कोविड को भूल से रहे थे और फ्लू जैसे मान रहे थे तो बहुत सारे लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे थे। बट अब जब टेस्टिंग शुरू हुई है और थोड़ा सा वो रोज़ उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कोविड का फिर से और इस समय ये XBB 1.16 जो वेरिएंट है ये आ रहा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।